नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास का जो पेपर 2017-18 का हमें पोर्टल से मिला है उसके प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं ताकि हमारी जो नवंबर में होने वाली परीक्षा है उसकी हम अच्छे से तैयारी कर सकें। तो हमें स्कूलों में भी ये जो है हल करवाया जा रहा है। तो इसमें पिछले वीडियो तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को जो है हल किया था। आज के इस वीडियो में आगे के प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया है cos 30 cos 60 माइनस sin 30 और sin 60। अब इनके मान अपने को याद अगर हैं तो हम यहाँ पर मान रख करके इसको हल कर सकते हैं। तो मान याद रखने के लिए सीधा सा तरीका है, देखिए मैंने उंगलियों पर जो है यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 ये उल्टा हाथ अपने को लेना है और इसके ऊपर अपने को जो है यहाँ से शुरुआत करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इस तरीके से इंगित करेगा। अपने को सबसे पहले देखिए cos 30 का मान निकालना है। तो cos के मान के लिए क्या करना पड़ेगा और sin के मानों के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को cos का मान निकालना है। तो जब भी cos का मान निकालना तो अपने को जो है यहाँ से घड़ी की उल्टी दिशा में जो चलना पड़ेगा, ये देखिए अब। और cos 30 का मान निकालना है। तो 30 डिग्री कहाँ पर है, तो इसका एक सूत्र है, एक ट्रिक होता है। cos 30 डिग्री यहाँ पर है तो घड़ी की उल्टी दिशा में अपने को चलना है। उल्टी दिशा में चलना है, इसका मतलब है कि पीछे कितनी उंगलियाँ अपने पास में हैं और आगे कितनी उंगलियाँ हैं। कि पीछे हमारे पास में एक उंगली है और आगे 30 से आगे हम गिनते हैं तो 1, 2 और ये 90 डिग्री वाला अंगूठा है हमारे पास में। तो कुल मिला के कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऊपर जब भी आपको लिखना है तो वर्गमूल लगा करके उंगलियों की संख्या लिख दीजिए और हमेशा बटे में कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो cos 30 का मान अपने को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, √3/2। ऐसे cos 60 का मान चाहिए अपने को। तो 60 कहाँ पे, हमारा यहाँ पर है। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज चलना है मतलब अब 60 के आगे कितनी उंगलियाँ और बची हुई है हमारे पास में, तो 1 बची हुई है। तो cos 60 का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही मिलेगा और बटे में हमेशा कितना लिखना है, ध्यान रखिए 2 लिखना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो cos 30 का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना मिला था अपने को, √3/2। cos 60 का मान कितना मिला, 1/2 माइनस। अब आती है साइन की बारी। तो साइन में कैसा चलना है अपने को, क्लॉकवाइज चलना है। इस तरीके से अपने को घूमना है जिस तरीके से घड़ी घूमती है। तो क्लॉकवाइज घूमना है और साइन 30 का मान अपने को चाहिए। साइन 30 का मान कितना है, देखिए इसके आगे कितनी उंगलियां बनेगी अपने पास में, 1 ही उंगली बच रही है। 30 के बाद में आगे की उंगलियों के बारे में बात करनी है तो 1 उंगली बच रही है और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है और बटे में कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो इसका मान कितना हो गया, 1/2। फिर साइन 60 का मान लिखना है। साइन 60, अब साइन के लिए कैसा चलना है अपने को, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। और साइन 60, अब इसके आगे उंगलियां कितनी बच रही है, 1, 2 और 3 बच रही है। तो 3 का वर्गमूल कितना हुआ, √3 हुआ और बटे में हमेशा कितना लिखना है, 2 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे भी √3/2, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा √3/4 और माइनस √3/4, दोनों कैंसिल होकर कितना मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब दिया हुआ है अपने पास में अगला जो प्रश्न है कि यदि ऋण 5, 7, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 1, ऋण 6 और 4, 5 एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो इनका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ये निर्देशांक ज्यामिति वाला प्रश्न है। तो इसमें एक चतुर्भुज बना लिया है हमने और ये जो इस प्रकार से चतुर्भुज बना है इसके निर्देशांक भी लिख दिए गए हैं चारों ABCD के। और इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को 2 टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा। तो B से D को मिला दिया तो एक त्रिभुज ये बना हमारा और एक त्रिभुज ये बना। तो त्रिभुज जो ABD का क्षेत्रफल होगा उसके अंदर अगर हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा जो मान है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो बिंदु A लिया है वो इसके निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये y1, y2 और y3 जो है आपको जो है कैसे मिलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए मिलेंगे, y1, y2 और y3। देखिए जब आपने x1 लिया है तो x1 के बाद में 1 वाले को छोड़ दीजिए, y2 माइनस y3 लिखिए प्लस x2 लगाते जाइए और इसके बाद में क्या आएगा, x2 लिखा है तो 2 को छोड़ दीजिए, y3 माइनस y1 हो जाएगा और प्लस x3
और यहाँ पे कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सूत्र याद रख सकते हैं। और इसके अंदर सभी मान त्रिभुज ABD का निकाल लेंगे हम। तो ABD के अंदर ये तीनों बिंदु हैं हमारे पास में, इनके मान हम रख दिए, उसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना मिलेगा, -5 का गुणा होगा किसके अंदर, यहाँ पर -5 और -5 कितना हो गया, -10 हो गया, +10 मत कर देना। और यहाँ पे मिलेगा -4 और 5 में से 7 को हम घटाएंगे तो -2 मिलेगा। और यहाँ से मिलेगा 4 गुना 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल गया अपने को कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब गुणा है इसलिए प्लस होगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 8 58 हो गया और 12 कितना हो गया, 48। तीनों को आप जो है प्लस कर दीजिए, 2 से भाग लगा दिए, 25 4 और 24 है ना। तो यहाँ पे 2 से हम जल्दी करना है तो 2 से भाग लगाते जाओ, 25 4 और 24, 25 और 25 50 हो गया, 50 और 3 कितना हो गया, 53 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है। इसी तरीके से देखिए त्रिभुज BCD के लिए मैंने रेड कलर से लिखा है BCD में x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा और x3 y3 हमारा ये वाला जो बिंदु अपने को मिलेगा। तो इस तरीके से मान यहाँ पर हमने रख दिए हैं, x1 y1 y2 y3 सब जितने भी मान हैं इनको हम हल कर लेते हैं। -4 और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अपने को, -6 और -5 कितना हो गया, -11 हो गया, प्लस -1 का गुणा होगा 5 और 5, पहले कोष्टक को हल करते हैं हम, छोटे कोष्टक को, तो 10 हो गया, प्लस यहाँ पर जो है 4 गुना -5 + 6 कितना मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। 6 में से 5 को हमने घटाया तो 1/2। यहाँ पर कितना हो गया, 11 चौक 44, माइनस और माइनस का गुणा इसलिए प्लस हो गया, माइनस यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का, तो प्लस और माइनस का गुणा करवाएंगे माइनस मिलेगा, -10 + 4। इसको हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से मिल जाएगा अपने को, प्लस के कितना हो गया, 48 हो गए और माइनस का कितना हो गया, 10 हो गया। तो 1/2, 48 -10 कितना हो जाएगा, 38। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 19 वर्ग इकाई। तो एक क्षेत्रफल अपने पास में इसका कितना मिला, 53 और इसका कितना मिला, 19। दोनों को जोड़ देंगे हम तो यहाँ पर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 53 और 19, ये मिलकर के हमारा बनेगा 72 वर्ग इकाई के बराबर मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो cot थीटा का मान होगा। देखिए इसका एक सूत्र होता है, tan थीटा जो होता है वो cot का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल जिसे हम बोलते हैं, व्युत्क्रम जिसे हम बोला जाता है। तो इसके याद रखने का भी एक तरीका है हमारे पास में, ये सुपर हेक्सागोन, इस तरीके से हेक्सागोन बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कॉस कॉट और कोसेक, CO वाले अपने को एक तरफ लिखना है और बाकी बच्चे जो हैं साइन टेन और सेक ये एक तरफ लिखना है। तो यहाँ पर टेन का जो उल्टा है वो क्या होगा, कॉट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर कि जो tan थीटा है वो किसके बराबर होगा, 1/cot थीटा के, और cot थीटा किसके बराबर होगा, 1/tan थीटा के। तो हमें cot थीटा का मान निकालना है, तो tan का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ पर हम tan का मान रख देते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो ये उल्टा होकर कितना हो जाएगा, 4/3 अपने को मान मिलेगा। तो cot थीटा का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 4/3 हमारे पास में अपने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए फिर से मान अपने को हल करने हैं, cos 45 और sin 30। तो cos 45 का मान, cos के लिए क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब इसके आगे कितने उंगलियां बची हमारे पास में, cos 45 के आगे एक तो 60 वाली और एक 90 वाली, कितनी बची, 60 और 90। तो cos 45 के लिए अपने को जो है क्या करना पड़ेगा, cos 45 का मान जो है ऊपर लगाना है वर्गमूल, जितनी उंगलियां उतना वर्गमूल /2 हो गया। और sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान अभी देखा था हमने। इसके आगे कितनी उंगलियां क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 1, और बट्टे में कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो इसका मान कितना मिल गया अपने को, देख लीजिए यहाँ पर ये मान आ रहा है क्या, √2/4। अब √2/4 तो अपने को है नहीं, तो √2 को हल करने के लिए अपन यहाँ पर जो 2 है, कौन सा 2 है, किसी भी एक 2 को आप जो है √2 गुना √2 लिख सकते हैं।
और 1/2, तो 1√2 से 1√2 हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/2√2 इसका राइट आंसर अपने को मिल जाएगा। अब tan 13 बराबर है, tan 13 डिग्री जो है इसका मान जो है किसके बराबर होगा, इसको भी हम देखते हैं। इसमें 90 ऋण थीटा वाले सूत्र लगेंगे। ये जो हेक्सागोन है, सम षटभुज हम बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर जो है 90 ऋण थीटा, इसका 90 ऋण थीटा निकालेंगे तो इसके सामने वाला मान अपने को मिल जाएगा। किसका 90 ऋण थीटा, tan 90 ऋण थीटा बराबर क्या मिलेगा अपने को, cot थीटा मिलेगा। cot 90 ऋण थीटा बराबर कितना मिलेगा, tan थीटा। सारे जो है एक दूसरे के, sin 90 ऋण थीटा बराबर क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 90 ऋण थीटा, ये सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख दें 90 ऋण थीटा। तो इस तरीके से जो लाइन बन रही है हमारी, ये वाली सीधी लाइन के अंदर, यहाँ पर भी हम लिख दें 90 ऋण थीटा। तो एक दूसरे के पूरक, साइन और कॉस, टेन और कॉट और सेक और कॉसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम tan 13 डिग्री बराबर होगा, tan 13 डिग्री बराबर होगा मतलब cot 90 ऋण थीटा बराबर 13 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे cot और 90 थीटा की जगह हमारे पास कितना है, 13 डिग्री है। जब आप 90 में से 13 डिग्री को घटाएंगे तो आपको मान यहाँ पर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 90 में से 13 गए तो 77 मिलेगा। तो cot 77 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है। अब पासे को फेंका जाता है, जब हमने प्रायिकता पढ़ी थी कक्षा 9 के अंदर, हम पासे को फेंक रहे हैं तो अपने पास में जो कुल परिणाम जो अपने को प्राप्त होंगे उनके बारे में बात करते हैं, कितनी संख्याएं अपने को मिल सकती है। पासे के ऊपर 6 अंक होते हैं, देखिए। तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। और इसमें से पूछा है कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, एक तो 2 होती है, एक 3 होती है और 5 होती है, जिसमें किसी से भाग नहीं जाए, स्वयं से जाए या एक से जाए। और इस एक को हम न तो अभाज्य कहते हैं न ही भाज्य, इसको किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है। तो अभाज्य संख्या है मतलब अनुकूल परिणाम होगा हमारे पास में 3 हो गए। तो प्रायिकता का सूत्र देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने, 3 है, और कुल परिणाम कितने, 6 है। जब इसको हम काटेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा अपने को, 1/2 इसका उत्तर जो अपने को मिल जाएगा। 1/2 कहाँ पर है हमारे पास में, पहले नंबर पर, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें एक सारणी दे रखी है और इसमें अपने को जो इसका समांतर माध्य निकालना है। देखिए, समांतर माध्य निकालने के सबसे पहले सूत्र हमको पता होना चाहिए, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, अर्थात जितने भी आवृत्ति है, बारंबारता है, उन सबका योग करना है और इस fx का भी योग करना है। अब fx तो हमारे पास है नहीं, तो हमने एक नया कॉलम जो इसमें बना दिया है, f और x का गुणा करके यहाँ पर लिखना है। 4 5 20 हो जाएगा, 10 6 60 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ 70 हो गया और यहाँ हो जाएगा 120 के बराबर अपने को मिल जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे हम तो इनका योग जो रहेगा वो रहेगा fx का योग, जिसे हम बोल रहे हैं सिग्मा fx। ये आएगा कितना, जोड़ देते हैं हम तो इसको 360 के बराबर अपने को मिलेगा। अब यहाँ सूत्र में मान रख देते हैं, सिग्मा fx का मान कितना हो गया, 360 बटे सिग्मा f 40 था। जब इसको हम काटेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, यहाँ पर 9 मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। अगला प्रश्न है, ये भी समांतर माध्य संबंधित है। 12 संख्याओं का माध्य 11 है। यदि संख्याओं 2 5 और 6 को 6 5 और 2 से बदल दिया जाए, देखिए 2 की जगह 6 लिख दिया, 5 की जगह 5 ही लिखा है और 6 की जगह 2 लिख दिया, तो नया माध्य क्या है। जब भी हम संख्याओं को बदलेंगे लेकिन मान वो क्यों ही रखे हैं, 2 5 6 आगे पीछे लिख दिया, उससे क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है समांतर माध्य के अंदर। तो समांतर माध्य उतना ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जोड़ करके कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग लगाते हैं, तो ऊपर का योग वही रहेगा। तो समांतर माध्य अपने को वही मिलने वाला है जो यहाँ पर है, इसलिए 11 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आते हैं इसके ऊपर, ये प्रायिकता का सवाल आ गया फिर से। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। जब 3 सिक्कों को हम उछालते हैं तो कुल परिणाम जो अपने को मिलेंगे, देखिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, या तो तीनों पर टेल आ जाए, ठीक है, 2 पर टेल 1 पर हेड आए, फिर टेल हेड और टेल आए, फिर हेड टेल टेल आए, ऐसा हो सकता है।
टेल हेड हेड आए, हेड टेल हेड आए, कितने हो गए 3 4 5 6। एक और क्या मिलेगा अपने को, हेड हेड और टेल मिलेगा, और एक मिलेगा हेड हेड और हेड, तीनों पर हेड आ जाए तो कुल परिणाम कितने मिलेंगे अपने को, यहाँ पर 8 मिलेंगे। सभी पर चित्त प्राप्त होंगे। अब चित्त कितने प्राप्त हो रहे हैं, चित्त और पुट, तो यहाँ पर देखिए तीनों पर जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एक ही अनुकूल परिणाम है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8 के बराबर होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। 2 पासों की अकेली उछाल में, अब पासे कितने हो गए, 2 पासे हो गए हमारे पास में, और 2 पासों को उछालना है और उस पर दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त हो। अब 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम जो मिलेंगे अपने को 6 की घात 2 यानी कि 36 परिणाम अपने को प्राप्त होंगे। ठीक है, अब कैसे होंगे ये, एक पर एक आए, दो एक पर एक एक, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक क्रम में एक नंबर के साथ में 6 मिलेंगे, तो 6 × 6 36 अपने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम यानी कि दोनों पासों पर एक ही संख्या अपने को चाहिए, एक ही संख्या चाहिए, मतलब पहले पर एक आया तो दूसरे पर भी एक आना चाहिए, 2 आया तो दूसरे पर भी 2 आने चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कितनी होगी, 6 होगी। इसमें मान हम रख देते हैं सूत्र के अंदर, तो प्रायिकता मिल जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसको काटेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 1/6 अपने को मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी का है, अध्याय 5 का है हमारी बुक के अंदर का। इसमें दिया हुआ है कि AP 5 8 11 14 का 10वां पद कौन सा है। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए अपने पास में सूत्र है, किसी श्रेणी का nवां पद अगर अपने को निकालना है तो n = a + n - 1d। इसमें a, n और d तीनों के मान अपने को पता है, तो हम उसका कोई भी पद जो है ज्ञात कर सकते हैं। a मतलब यहाँ पर जो पहला पद है उसे हम a कहते हैं। यहाँ पर a का मान कितना हो गया, 5 हो गया। और d मतलब सभी संख्याओं के अंदर जो बराबर अंतर होता है, यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया, मतलब समान अंतर कितना हो गया, जिससे हम सार्व अंतर बोलते हैं, वो कितना हो गया, 3 हो गया। और n मतलब अपने को 10वां पद ज्ञात करना है। ये मान हम यहाँ पर रख देते तो अपने को 8n मिल जाएगा। a का मान 5, n का मान 10 में से 1 ज्ञात, सीधे लिख दीजिए 9 और 3, तो 5 × 27 कितना मिल जाएगा अपने को, 32। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। अब इसमें श्रेणी के पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग, तो इसका सूत्र भी होता है Sn = n/2 2a + n - 1d। यहाँ पर भी अपने को a, d और n के मान चाहिए। n का मान तो जो कि 16 पदों का योग ज्ञात करना है। पहला पद अर्थात ये a मतलब 10 मिल गया अपने को, और d का मान देखिए 10 में से 4 कम हो रहा है, मतलब इस समय d जो है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। 4 4 कम करते जाए तो -4 हो जाएगा। ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। n/2 16/2 सीधे हल कर लीजिए। 16/2 मतलब कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 8 डायरेक्ट, जितना जल्दी लिखेंगे उतना टाइम अपना कम लगेगा। 2 × 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 16 में से 1 गया, कितना हो गया, 15 हो गया, और इसमें गुणा करवाना किसका, -4 का। तो अंदर अपने पास में मिल गया 20 - 60, मतलब 8 × -40 अपने को मिलेगा। और जब इसका गुणा करवा देंगे तो -320, तो इसके n पदों का योग, 16 पदों का योग -320 अपने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर अब जो अपने को दिया हुआ है, AP में यदि a = -7.2, d = 3.6 और n = 7.2 है, तो n का मान कितना होगा। मान रख देते हैं हम इस सूत्र के अंदर। सूत्र कौन सा लगेगा, an वाला। 7.2, a का मान कितना है, -7.2 प्लस n का मान तो अपने को ज्ञात करना है, और d का मान कितना है, 3.6, पॉइंट में है। तो सबसे पहले इस माइनस वाले को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, तो 7.2 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 और 7 14.4 अपने को मिल जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हुआ, n-1 और गुना में कितना होगा, 3.6 अपने को मिल गया। अब इस 3.6 को भी जो है इधर लेकर के हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा n-1 बराबर इस 3.6 को हम इधर लेकर के आ रहे हैं, तो कहाँ जाएगा वो, 14.4/3
3.6 है, पॉइंट से पॉइंट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 36 दूना 72 दूना 144, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो n-1 किसके बराबर मिला, 4 के बराबर। इस 1 को उधर लेकर के जाएंगे हम, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा n = 5। तो n की वैल्यू 5 यहाँ पर है 4th नंबर पे, इसलिए इसका 4th वाला पार्ट जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज वाले अध्याय से 6ठा नंबर का जो अध्याय है हमारा, उससे पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, PQR के। सर्वांगसम में सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, ये अपने को पता है। तो भुजाएं तो आपस में बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गई, और ये भुजा जो है इसके बराबर हो गई, ये तो तीनों बराबर हो गई। अब देखते हैं क्या सही कथन क्या है। कोण A बराबर होगा P के, B बराबर होगा Q के, और C बराबर होगा किसके, R के। तो क्या दे रखा है अपने को, तो यहाँ पर देखते हैं हम B और R बराबर है क्या, B और R बराबर नहीं है, C और Q भी बराबर नहीं है, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, और A और R भी बराबर नहीं है, A यहाँ पर है और R यहाँ पर है, क्योंकि ABC और PQR। तो A और P, ये वाला जो 4th वाला जो ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर होगा कि ये कोण और ये कोण सर्वांगसम है। तो पहला कोण ये इसका दूसरा कोण बराबर होगा, और ये तीसरा कोण ये इस कोण के बराबर होगा। यदि A1 A2 A3 A21 तक AP में है और उनका उभयनिष्ठ अंतर जिसे हम सार्वंतर कह रहे हैं वो कितना है, D है, तो A1 A5 A9 और A13 होना चाहिए। अब जब ये AP में है तो ये भी AP में ही होंगे। अब अंतर हम देख लेते हैं कि इसका A+D A+2D जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है हमारा, AN = A+An-1 D में अगर हम मान रखते हैं तो यहाँ पर A+D A+2D इस प्रकार से अपने को मिलते चले जाएंगे। सार्वंतर D है तो A1 जिससे हम बोल रहे हैं A5 यहाँ पर कितना होगा, A+4D होगा, A9 कितना होगा, A+8D होगा, A13 कितना होगा, A+12D के बराबर होगा। इन सब का जो अंतर है सार्वंतर वो कितना है देख लीजिए, इसके अंदर कितना है 4D, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी और 4D हो गया तो कितना हो जाएगा 8D हो गया, यहाँ पर फिर 4D हमने जोड़ दिया तो 12D हो गया। तो यहाँ पर देखिए AP में है और इनका उभयनिष्ठ अंतर 4D है, इनका सार्वंतर 4D आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा